हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 8 नवंबर 2024 और हम आज बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ेंगे वीडियो में हम आगे की तरफ और आज के पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? यानी जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है ये कब मनाया गया? ए ऑप्शन है 5 नवंबर, बी ऑप्शन है 7 नवंबर, सी ऑप्शन है 3 नवंबर और डी ऑप्शन है 4 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाते हैं। डिटेल में इसके बारे में अगर बात की जाए तो प्रतिवर्ष 7 नवंबर के दिन भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाया जाने का जो उद्देश्य है वो कैंसर की रोकथाम, शुरुआती पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यानी कैंसर से रिलेटेड जो कुछ भी जानकारियां होती हैं, कैंसर को कैसे रोका जा सकता है, उनका कैसे पहचान की जा सकती है और उसका उपचार कैसे किया जा सकता है, इन सभी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो दिवस है ये मनाया जाता है। शुरुआत हुई थी 2014 में, तब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2014 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की शुरुआत की थी। यह कैंसर की देखभाल तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता पर भी जोर देता है। यानी कि कैंसर से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनकी हम कैसे देखभाल कर सकते हैं, कैसे उनकी केयर कर सकते हैं, इन सभी बातों पर भी इसमें जोर दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए? यानी अभी हाल ही फिलहाल में अमेरिका का चुनाव हुआ और वहां पर 47वें राष्ट्रपति के रूप में कौन चुन करके आए हुए हैं? तो ए ऑप्शन है जो बाइडेन, बी ऑप्शन है कमला हैरिस, सी ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप और डी ऑप्शन है जेम्स डेविड वेंस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अगर हम डिटेल में बात करें तो रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में एक बार फिर से चुने गए हैं। इससे पहले भी राष्ट्रपति बन चुके हैं और अब ये दूसरा इनका कार्यकाल है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ये दूसरी बार चुने गए हैं। अगर बात की जाए तो ये अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। आगे अगर हम बात करें, वर्तमान उपराष्ट्रपति जो हैं कमला हैरिस, इनको इन्होंने हराकर 4 साल का नया कार्यकाल हासिल किया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2017 से 19 जनवरी 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे और अब इनका दूसरा कार्यकाल ये होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने ऑड इवन ट्रैफिक नियम लागू किया? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसने ऑड इवन ट्रैफिक नियम लागू किया हुआ है? तो ए ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है नागालैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिक्किम राज्य ने ऑड इवन ट्रैफिक नियम लागू किया हुआ है। किस लिए? तो खासकर ट्रैफिक जैसी जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए सिक्किम राज्य ने ऑड इवन का जो फार्मूला है ये लागू किया हुआ है। तो आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं, सिक्किम के गंगटोक में 5 नवंबर से ऑड इवन ट्रैफिक नियम लागू होंगे। अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो सिक्किम सरकार ने गंगटोक में ऑड इवन ट्रैफिक नियम लागू किया है। इस उपाय का उद्देश्य शहर में ट्रैफिक जाम को कम करना है। यह जो पहल है वह निजी और सरकारी दोनों तरह के जो वाहन होंगे उन पर लागू होगी और यह जो नियम है वह विशिष्ट घंटों के दौरान लागू होता है। यानी जो ऑड इवन जो नियम होता है यह विशिष्ट घंटों के दौरान लागू होता है, जिसमें सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से शाम 6 बजे तक ये जो नियम है ये लागू रहते हैं। सिक्किम आया है तो आगे सिक्किम देख लेते हैं मैप पर। तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं ये सिक्किम है। सिक्किम के जो अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट की तो इसमें नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम और वेस्ट सिक्किम इन नामों से भी इनको जाना जाता है। राष्ट्रीय पशु जो है यहाँ का वो है रेड पांडा। गठन जो हुआ था सिक्किम का वो 15 मई 1975 को हुआ था। राजधानी
सिक्किम की होती है गंगटोक। वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, आप यहाँ देख भी सकते हैं। और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं सिक्किम के वो हैं ओम प्रकाश माथुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है? यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो एक बार फिर से जारी कर दिया गया है और इस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश है? हेनले जो है ये पासपोर्ट की एक सूची जारी करता है जिसमें उन देशों को रखा जाता है किन किन देशों में कौन कौन से देश हैं जिनको अधिक से अधिक देशों में वीजा फ्री एक्सेस मिला हुआ है, यानी उन देशों में जाने के लिए उन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से ये हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। तो इस बार भी जारी किया गया, इसमें कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है सिंगापुर, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले की तरह और पिछली बार की तरह सिंगापुर इस बार फिर से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर यानी शीर्ष देश के रूप में बना हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर सिंगापुर देश का जो पासपोर्ट है वो बना हुआ है। सिंगापुर के जो नागरिक हैं वो बिना वीजा के 195 देशों की यात्रा कर सकते हैं। और इस इंडेक्स के अनुसार यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जितने देशों में फ्री वीजा अप्लाई रहता है जिस देश का, वो उस देश का जो पासपोर्ट होता है वो उतना ज़्यादा ताकतवर या उतना ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा सिंगापुर है, पहले स्थान पर है और ये 195 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं सिंगापुर के जो नागरिक हैं। आगे बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन ये सभी संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं और इन देशों के जो नागरिक हैं वो 192 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को 8वां स्थान मिला हुआ है, 186 देशों में फ्री वीजा एक्सेस है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत को 83वां स्थान मिला हुआ है जिसमें 58 देशों में फ्री वीजा एक्सेस हो सकती है। और ये रैंकिंग इन देशों के नागरिकों के लिए यात्रा की आसानी को दर्शाती है, यानी जितने देश हैं उतने देशों में, जैसे भारत है 58 देश वीजा फ्री एक्सेस है, तो भारत के जो नागरिक हैं इन 58 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। और इस प्रकार भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 83वें स्थान पर है। सिंगापुर आया है, मैप में सिंगापुर देखते हैं तो आप यहाँ पर ये सिंगापुर देख सकते हैं, ये ऊपर मलेशिया है और नीचे इसी से जस्ट लगा हुआ ये सिंगापुर है। सिंगापुर की जो कैपिटल होती है वो सिंगापुर सिटी होती है और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं सिंगापुर के वो हैं थर्मन शनमुगरत्नम, वर्तमान में सिंगापुर के मुख्यमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने WBF सुपर फेदरवेट का खिताब जीता? तो ए ऑप्शन है रॉय जोन्स जूनियर, बी ऑप्शन है कोनोर मैकिन्टोन्स, सी ऑप्शन है मनदीप जांगड़ा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी मनदीप जांगड़ा ने WBF सुपर फेदरवेट का खिताब जीता हुआ है। डिटेल में अगर हम बात करें तो आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं, जांगड़ा सीज WBF वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल, यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल इन्होंने जीता हुआ है। तो ये मुक्केबाज हैं, मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जो है वो इन्होंने जीत लिया है। उन्होंने कैमन आइलैंड में ब्रिटिश मुक्केबाज जो कोनोर मैकिन्टोन्स हैं इनको हराकर यह जीत हासिल की है। मनदीप जांगड़ा पूर्व ओलंपिक रजत पदक विजेता रॉय जोन्स जूनियर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेते हैं, यानी ये इनके कोच कह सकते हैं कि इनके कोच कौन हैं, तो पूर्व ओलंपिक के रजत पदक विजेता रॉय जोन्स जूनियर वो मनदीप जांगड़ा के कोच के रूप में हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण पर महासागर की मेजबानी की? ए ऑप्शन है भारतीय नौसेना, बी ऑप्शन है वायुसेना, सी ऑप्शन है NDRF और डी ऑप्शन है RPF। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण पर महासागर की मेजबानी की। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण पर महासागर की मेजबानी की। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बांग्लादेश, मालदीव और केन्या जैसे देशों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा का नेतृत्व भी किया। ये जो मेजबानी की गई समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण पर महासागर की जो मेजबानी हुई, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था IOR में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग देना, ये इसकी थीम रखी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे ISA के नाम से हम जानते हैं,
जिसे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रूप में भी इसका फुल फॉर्म होता है, इसने अपनी 7वीं सभा के दौरान विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला का कौन सा संस्करण जारी किया? तो ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है तीसरा, सी ऑप्शन है दूसरा और डी ऑप्शन है पांचवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ISA ने अपनी 7वीं सभा के दौरान विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला का तीसरा संस्करण जारी किया है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA ने अपनी 7वीं सभा के दौरान विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला का तीसरा संस्करण जारी किया। इस कार्यक्रम ने वैश्विक सौर ऊर्जा विकास, निवेश प्रवृत्तियों और तकनीकी प्रगति को प्रकाश में लाया है। यानी इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो वैश्विक सौर ऊर्जा का विकास करना है, निवेश जो कुछ भी करनी है तथा तकनीकी जो प्रगति करनी है यानी टेक्नोलॉजी में जो विकास करना है, इसको प्रमुख रूप से इस पर फोकस किया गया है। इस श्रृंखला में 4 नई रिपोर्टें भी शामिल हैं, जिसमें विश्व सौर बाजार रिपोर्ट है, विश्व निवेश रिपोर्ट है, विश्व प्रौद्योगिकी रिपोर्ट है और अफ्रीकी देशों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन रेडिनेस असेसमेंट रिपोर्ट, ये 4 रिपोर्ट इसके अंतर्गत शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंहाचलम मंदिर जो अभी खबरों में था किस राज्य में स्थित है? यानी जो सिंहाचलम मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? हाल ही में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है। तो ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंहाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरालेखविदों को हाल ही में 13वीं शताब्दी के सिंहाचलम मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति पर एक तेलुगु शिलालेख मिला है। यानी कि जो आंध्र प्रदेश का जो सिंहाचलम मंदिर है उसमें भगवान हनुमान जी की जो मूर्ति थी उसके ऊपर एक तेलुगु शिलालेख मिला है। सिंहाचलम मंदिर, जिसे वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को ये समर्पित है और इसे शुरू में 11वीं शताब्दी में उड़ीसा के गजपति शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट में भी ये चर्चे में रहा है, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में किस संगठन ने समुद्री परिवहन समीक्षा 2024 की जो रिपोर्ट है वो जारी की? ए ऑप्शन है विश्व बैंक, बी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, सी ऑप्शन है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCTAD और डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने समुद्री परिवहन समीक्षा 2024 की जो रिपोर्ट है वो जारी की हुई है। डिटेल में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी UNCTAD UNCTAD ने समुद्री परिवहन की समीक्षा रिपोर्ट जारी की, जिसमें वैश्विक समुद्री व्यवहार के रुझानों पर प्रकाश डाला गया। वैश्विक समुद्री व्यापार 2023 में क्या हुआ है, 2.4% बढ़ा है, जो 2022 में संकुचन रूप से उभर गया था और अब 2023 में 2.4% वैश्विक जो समुद्री व्यापार है वो बढ़ा हुआ है। स्वेज नहर और पनामा नहरों जैसे प्रमुख जो चोक पॉइंट्स हैं इनमें महत्वपूर्ण व्यवधानों का भी अनुभव हुआ है, लेकिन वैश्विक समुद्री व्यापार 2023 में 2.4% बढ़त जो है वो भी देखने को मिली है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ये जो वीडियो है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं वो भी आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।